नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एनआईसी क्लासेस बाय मुनीस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि 10 प्रश्नों की श्रृंखला हम लाते हैं आपके लिए, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निर्णायक सिद्ध होने वाली है। और इसको बनाने के पूर्व बहुत सारे आयोगों के पाठ्यक्रम को देखा जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख करके यह सीरीज हमारी टीम के द्वारा आप लोगों के लिए तैयार की जाती है। तो बिना देरी किए हुए आज की श्रृंखला को हम शुरू कर रहे हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे, आगामी यूपीएसआई, यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, जीडी, यूपीपीएससी और यूपीपी सहित तमाम ऐसी बहुप्रतीक्षित परीक्षाएं हैं जहां जहां सामान्य दिन पूछा जाएगा, वहां पर हमारी यह सीरीज निर्णायक सिद्ध होगी। तो बिना देरी किए आज की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं। रोज की भांति आज भी हमारा जो पहला प्रश्न है वो भारत की राज्य व्यवस्था से ही लिया गया है। प्रश्न आपके सामने है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं। यहां पर यह बताना है कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 124 में है, उसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में कितनी है, कितने पद स्वीकृत हैं सीजेआई सहित, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सहित। अगर संख्या यहां पर पूछी जाए तो 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए, 25, 31, 33 और 34। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे कि सही उत्तर क्या है। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी। विकल्प डी, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में सीजेआई सहित, अगर सीजेआई सहित पूछा जाएगा तो पदों की संख्या 34 है, और अगर पूछा जाएगा सीजेआई को छोड़ करके तो पदों की संख्या आप बताएंगे 33। ठीक है, 33 भी बताएंगे और 34 भी बताएंगे। तो हमारा प्रश्न क्या है कि मुख्य न्यायाधीश सहित, अर्थात जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको जोड़ करके या इनके सहित पदों की संख्या 34 है, और इनको अगर शामिल नहीं करेंगे तो पदों की संख्या 33 है। आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कौन कर सकता है, किसको अधिकार है भारत में, तो आपको जवाब देना है संसद। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदों की जो संख्या है उसमें वृद्धि करना, कमी करना या अधिकतम संख्या का निर्धारण कौन करेगा, तो भारत की संसद करेगी। संसद विधि की प्रक्रिया के द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के तहत सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या का परिवर्तन करने का अधिकार भारत की संसद के पास है। ये चीज आपको नोट कर लेनी है। और हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय उसका वर्णन कहां पर है, तो नोट करिएगा अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124 में है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है या सेवा काल है, सेवा काल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का सेवा काल कितना है, तो आप नोट करिएगा 65 वर्ष है। ये भी आपको याद रखना है। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा, तो ये भी नोट करिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा, महामहिम भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। और वर्तमान समय में भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिनको हम लोग सीजेआई के नाम से जानते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका क्रम क्या है, उनका नाम क्या है, तो याद रखिएगा वर्तमान समय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 53वें क्रम में 53वें मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ये भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और जानकारी के लिए हम लोग ये भी नोट कर लें, कभी कभी सूची मिलान का सवाल आ जाता है कि क्रम से वहां पर प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, 52वें मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश। तो 52वें मुख्य न्यायाधीश भारत के कौन थे, सर्वोच्च न्यायालय के, तो आपको याद रखना है बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, बी.आर. गवई। अगर हम बात करें 51 नंबर पर कौन थे, तो भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश या सीजेआई। तो 51 नंबर पर कौन थे, तो न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, संजीव खन्ना। ये भारत के 51 नंबर के सीजेआई थे।
और यदि आपसे पूछ लिया जाए 50वें स्थान पर कौन है या 50वां नंबर किसका है, कौन, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश। तो न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ या धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, इनका पूरा नाम था, नोट कर लेना है, डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक है, डी.वाई. चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़ या धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। आपको नोट करना है कि वर्तमान समय में सीजेआई सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है। सीजेआई को छोड़ करके यदि प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो संख्या 33 हो जाएगी। भारत के वर्तमान समय में 53 नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी, 52 नंबर पर बी.आर. गवई, 53 नंबर पर 51 नंबर पर संजीव खन्ना और 50वें नंबर पर डी.वाई. चंद्रचूड़ या धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख कहां पर है, तो आपको बताना है संविधान के अनुच्छेद 124 में है। सेवा काल कितना है, तो इनका 65 वर्ष है। इनको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई। यह प्रश्न आधुनिक भारत के इतिहास से लिया गया है। निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी घटना हुई आपको बताना है। 4 घटनाक्रम यहां पर दिए हुए हैं। पहला है स्वराज पार्टी की स्थापना, दूसरा है कांग्रेस का विभाजन, तीसरा है भारत में प्रथम 10 की जनगणना और चौथा और अंतिम विकल्प है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। तो आपको बताना है कि इसमें सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। तो इसमें सबसे पहले का घटनाक्रम क्या है, यह हमें नोट करना है। सबसे पहले विकल्प सी यहां पर सही है, भारत में प्रथम नियमित और 10 की जनगणना होती है। भारत में प्रथम नियमित और 10 की जनगणना होती, कब होती है, तो वर्ष, नोट करना है आपको, वर्ष 1881 ईस्वी में, वर्ष 1881 ईस्वी में प्रथम दशकीय जैसा कि प्रश्न है और नियमित, प्रथम 10 की और नियमित जनगणना हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी, उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो वायसराय थे रिपन। वायसराय का नाम क्या था, रिपन के शासनकाल में वर्ष 1881 ईस्वी में भारत में पहली बार नियमित और 10 की जनगणना करवाई गई थी। यह भी आपको लिख लेना है। और जानकारी के लिए आपको बता दें, भारत में यदि आपसे पूछा जाता है पहली जनगणना कब हुई, तो 1872 में मेयो के शासनकाल में, 1872 में भारत के वायसराय थे मेयो, उनके शासनकाल में पहली बार जनगणना होती है 1872 ईस्वी में। और नियमित और 10 की जनगणना कराने की जो परंपरा है वो रिपन के शासनकाल से शुरू होती है 1881 ईस्वी से, याद रखिएगा। अब तत्पश्चात भारत में जनगणना का दौर शुरू होता है और हमारी जो लास्ट की जनगणना है वो 2011 में हुई थी। 2021 की जनगणना कोविड-19 के प्रकोप के कारण नहीं हो पाई। अभी हालिया दिनों की खबर है कि वर्ष 2027 में भारत की जनगणना प्रस्तावित है, जो कि 2 चरणों में होगी और पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। ये भी याद रखिएगा, पूर्णतः डिजिटल जनगणना की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई है। आपसे पूछा जा सकता है कि जनगणना किस सूची का विषय है, तो आपका जवाब होगा जनगणना भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है जनगणना। आगे बढ़ते हैं, बच्चे वाले विकल्पों पर चर्चा करते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है, तो स्वराज पार्टी की स्थापना होती है वर्ष 1923 ईस्वी में। वर्ष 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है और इसके फाउंडर कौन है, तो आपको याद रखना है C.R. दास या चितरंजन दास, C.R. दास और मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। इसका मुख्यालय कहां बनाया जाता है, तो यह भी नोट करेंगे, इलाहाबाद, जिसे हम आज प्रयागराज के नाम से जानते हैं। इसका मुख्यालय इलाहाबाद में था और मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था इसका महासचिव। ये बने थे महासचिव, जनरल सेक्रेटरी के पद पर ये थे और ये थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, नोट कर लेना आपको। वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना चितरंजन दास या C.R. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इलाहाबाद में की गई। उसका मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया गया और मोतीलाल नेहरू इसके पहले महासचिव हुए और चितरंजन दास इसके पहले अध्यक्ष बने। आगे बढ़ते हैं, अगला जो विकल्प यहां पर दिया हुआ है, अगले विकल्प में दिया कांग्रेस का विभाजन।
तो कांग्रेस का विभाजन होता है वर्ष 1907 ईस्वी में। वर्ष 1907 में कौन सी जगह पर होता है? तो आपको याद रखना है सूरत। सूरत कहां पर है? तो सूरत गुजरात में है। गुजरात के सूरत में वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। दो विचारधाराएं अलग हो जाती है, उग्रवादी और उदारवादी। कांग्रेस वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में दो गुटों में विभाजित हो जाती है, उदारवादी और उग्रवादी। याद रखिएगा, आपको याद रखना है उदारवादी और उग्रवादी। और इस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी घोष ने। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे सूरत अधिवेशन के, जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था उदारवादी और उग्रवादी विचारधाराओं में। और यह विभाजन वर्ष 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में एकीकरण में बदल गया, विभाजन समाप्त हो गया और कांग्रेस के साथ साथ जो विभाजन फूट थी कांग्रेस की वो भी समाप्त हो गई। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता भी हुआ, जिसे कांग्रेस लीग समझौते के नाम से जानते हैं। वर्ष 1916 का यह अधिवेशन वर्तमान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। यह भी आपको नोट करना है, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में जो अधिवेशन होता है उसमें कांग्रेस का विभाजन रद्द हो जाता है और मुस्लिम लीग के साथ में एक समझौता भी हो जाता है। और जिस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन होता है वह अधिवेशन कहां होता है? तो सूरत में होता है। सूरत कहां है? गुजरात में। अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी और वर्ष है 1907। ये भी आपको नोट करना है। अगला जो अंतिम विकल्प यहां पर है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा वर्ष, नोट करिएगा, 1939 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। वर्ष 1939 ईस्वी में स्थापना की गई थी। वर्ष 1939 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। एक बार पुनः हम देख ले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? चार विकल्प आपको दिए गए थे। स्वराज पार्टी की स्थापना, कांग्रेस का विभाजन, भारत में प्रथम 10 की जनगणना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया था भारत में प्रथम नियमित और 10 की जनगणना 1881 में होती है। उस समय भारत के वायसराय रिपन थे, यह भी आपको नोट करना है। और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है। इसके अध्यक्ष CR दास अर्थात चित्तरंजन दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू और इसका मुख्यालय इलाहाबाद में बनाया गया। कांग्रेस का विभाजन 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में होता है, जो कि गुजरात के सूरत में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। और आपको यह भी बताया गया कि कांग्रेस का जो विभाजन है यह रद्द कब हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन रद्द हुआ था वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। और साथ ही कांग्रेस का जो विभाजन है वह रद्द हुआ और मुस्लिम लीग के साथ में एक समझौता भी हुआ था, जिसे कांग्रेस लीग समझौते के नाम से जानते हैं। भारत में 10 की जनगणना 1881। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा वर्ष 1939 में की गई थी और उन्होंने कांग्रेस से सक्रिय रूप से त्यागपत्र दे दिया था। 1939 के पूर्व की अगर हम बात करें तो 1938 और 1939 लगातार दो कांग्रेस अधिवेशनों की अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। अगर हम बात करें वर्ष 1938 का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था और वर्ष 1939 का कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था। त्रिपुरी में हुआ था तो राजनीतिक विवाद के कारण उन्होंने इससे त्यागपत्र दिया और अपनी नई अलग पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसके फाउंडर हैं। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का भार होता है, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है या मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि मानव शरीर का जो भार है वह अधिकतम ध्रुवों पर होता है। याद रखिएगा, अधिकतम कहां पर होता है? ध्रुवों पर इसका भार अधिकतम होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप हो सकता है। इसमें कि कौन सी ऐसी घटना है जो वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप घटित हो सकती है? ग्लोबल वार्मिंग आज पूरे विश्व मानव समुदाय के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली लगातार वृद्धि को ही वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है तर्क जो है समुद्र तल में वृद्धि, दूसरा है फसलों के स्वरूप में परिवर्तन और तीसरा दिया है तट रेखा में परिवर्तन और आखिरी विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि ग्लोबल वार्मिंग का जो परिणाम है वह समुद्र तल में वृद्धि भी है,
फसलों के स्वरूप में परिवर्तन भी है, तट रेखा में परिवर्तन भी है, तो अतः विकल्प डी सही है। ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है कि समुद्र के औसत तल में वृद्धि, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होने वाली है, हो रही है निरंतर। वैज्ञानिक पर्यावरणविद बराबर सचेत कर रहे हैं। और फसलों के जो स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है, तटरेखा परिवर्तित हो रही है, तो ये सारी घटनाएं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है। और ग्लोबल वार्मिंग की मुख्य वजह क्या है कि प्रदूषणकारी गैसों का वातावरण में घनत्व बढ़ना, प्रदूषणकारी जो गैसें हैं उनका वातावरण बढ़ना। उदाहरण स्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी तमाम ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाली गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है, और परिणाम स्वरूप ये जो चीजें यहाँ पर दी हैं वो घटित हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है? हमारी टीम का प्रयास रहता है कि 1 से 2 प्रश्न आपसे ऐसे जरूर पूछे जिनका उत्तर आपको नहीं भी देना होता है, क्योंकि ऐसा प्रश्न जब हमसे परीक्षा में पूछा जाता है तो वहां पर गलती की संभावना बढ़ जाती है। तो कम से कम 2 बार प्रश्न को पढ़ना है और बड़ी सावधानी पूर्वक उत्तर देना है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती? यहाँ पर नहीं में पूछा गया है, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए हैं, ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और जॉर्जिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि जॉर्जिया की सीमा अफगानिस्तान को स्पर्श नहीं करती है। जॉर्जिया की सीमा अफगानिस्तान को स्पर्श नहीं करती है। अब यहाँ पर हम जानेंगे अफगानिस्तान और भारत के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, कब बनी और उसका महत्व क्या है, ठीक है, उसके पहले की स्थिति क्या है, उसके बाद की क्या है, और अफगानिस्तान से अपनी सीमा स्पर्श करने वाले देश कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा, अफगानिस्तान से सीमा स्पर्श करने वाले प्रमुख देशों में 3 यहाँ पर दिए हुए हैं। एक तो हो गया ईरान, ईरान की सीमा लगती है। दूसरा हो गया उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की सीमा स्पर्श करती है। तीसरा हो गया तुर्कमेनिस्तान की सीमा लगती है। और किसकी लगती है? पाकिस्तान की सीमा लगती है। और किसकी है? चीन की सीमा लगती है। ठीक है, चीन की सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। और ताजिकिस्तान की सीमा लगती है, ताजिकिस्तान, ठीक है, याद रखिएगा, ताजिकिस्तान की सीमा अफगानिस्तान के साथ स्पर्श करती है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 देशों की सीमा अफगानिस्तान को स्पर्श करती है। और अंत में अगर हम बात करें ड्यूरेंट सीमा रेखा की, तो यहां पर भारत का नाम भी आ जाएगा। भारत की सीमा भी अफगानिस्तान को स्पर्श करती है। ठीक है, भारत की सीमा भी अफगानिस्तान को स्पर्श करती है, क्योंकि 1893 ईस्वी में, वर्ष आपको नोट कर लेना है, 1893 ईस्वी में भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमांकन हुआ था। भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमांकन हुआ था। वर्ष यहां पर नोट करना है आपको, वर्ष 1893 ईस्वी में भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमांकन हुआ था। और इस सीमा रेखा का नाम था ड्यूरंड रेखा। वर्ष आपको याद रखना है, 1893 ईस्वी में भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमांकन हुआ था। इस सीमा रेखा का नाम ड्यूरंड रेखा रखा गया था। और अगर आज हम बात करें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में, अगर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को ध्यान में रखें तो 106 किलोमीटर, याद रखिएगा, 106 किलोमीटर की सीमा स्पर्श करती है। अफगानिस्तान पूर्णतः लैंडलॉक कंट्री है, एक भू आवेष्टित देश है, जहां की राजधानी काबुल है, यह भी आपको नोट कर लेना है। और भारत और अफगानिस्तान के हाल के दिनों के जो मित्रता पूर्वक संबंध है, उनकी वैश्विक स्तर पर बहुत ज्यादा चर्चा हुई है। पिछले वर्ष 2025 के अंतिम महीनों में भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंधों में बराबर मिठास आई, ये भी आपको नोट कर लेना है। बहुत चर्चा का विषय रहा, करंट अफेयर्स के सवाल भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अफगानिस्तान से एक डेलीगेशन भी इंडिया आया हुआ था, ये भी आपको नोट करना। तो अफगानिस्तान एक भू-आवेष्टित देश है, उसकी सीमा ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान और भारत के साथ लगती है।
भारत के साथ जो इसका सीमांकन है वर्ष 1893 ईस्वी में किया गया था। इसका नाम डूरंड रेखा, ये भी आपको नोट करना है। और अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, भू आवेष्टित देश है, भारत का पड़ोसी देश है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल नहीं है। यहां पर हमारी टीम के द्वारा दूसरा प्रश्न ऐसा लाया गया जिसका उत्तर आपको नहीं में देना है और बड़ी सावधानी पूर्वक ऐसे प्रश्नों को पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल नहीं है। आत्मनिर्भरता, विकेंद्रीकृत उत्पादन, न्यायोचित वितरण और केंद्रीकृत उत्पादन। तो गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत केंद्रीकृत उत्पादन को शामिल नहीं किया गया है, अर्थात उत्पादन के साधनों पर एकाधिकार नहीं होना चाहिए। उत्पादन के साधनों पर एकाधिकार नहीं होना चाहिए। और गांधी जी के द्वारा न्यासिता का सिद्धांत दिया गया था, न्यासिता का सिद्धांत, जिसको कहेंगे ट्रस्टीशिप की अवधारणा। न्यासिता का सिद्धांत महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था और कहा गया था कि आत्मनिर्भरता, विकेंद्रीकृत उत्पादन और न्यायोचित वितरण होना चाहिए। केंद्रीकृत उत्पादन को शामिल नहीं किया गया था। गांधी जी इस विचारधारा के समर्थक बिल्कुल नहीं थे। गांधी जी की विचारधारा से प्रेरणा लेकर के वर्ष 1944 में श्रीमन नारायण के द्वारा गांधीवादी योजना शुरू की गई। याद रखना है, वर्ष 1944 ईस्वी में गांधीवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक श्रीमन नारायण, ठीक है, श्रीमन नारायण के द्वारा एक गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई थी। गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई थी। गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई थी। याद रखिएगा, श्रीमन नारायण गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित थे। उन्होंने 1944 में जो योजना प्रस्तुत की थी उसे गांधीवादी योजना के नाम से जाना गया। और गांधी जी ने न्यासिता का सिद्धांत दिया था। केंद्रीकृत उत्पादन का तात्पर्य है कि उत्पादन के साधनों पर एकाधिकार नहीं होना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी का मानना था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। गाय के जो दूध होता है उसका रंग पीला पड़ जाता है, तो किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। जैंथोफिल, राइबोफ्लेविन या राइब्लूओस और कैरोटीन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कैरोटीन। इस प्रश्न का सही जवाब है कैरोटीन। विश्व की शीर्ष स्वास्थ्य संस्था WHO के द्वारा गाय के दूध को संपूर्ण आहार घोषित किया जा चुका है। गौ दुग्ध को, याद रखिएगा, गौ दुग्ध को WHO के द्वारा संपूर्ण आहार की संज्ञा दी जा चुकी है, नोट करना है आपको। गाय के दूध को WHO के द्वारा अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा संपूर्ण आहार बताया गया है। WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, और उसमें कैरोटीन की मात्रा होती है जिसके कारण उसका दूध जो है वो पीला पड़ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया जाता है। हमारी टीम का प्रयास रहता है कि 1 से 2 प्रश्न आपसे जरूर पूछे जो दिवस से संबंधित हो, क्योंकि सामान्य ज्ञान का जो पेपर होता है उसमें दिवस भी आपसे पूछे जाते हैं। आप चाहे एक दिवसीय परीक्षा देने जाएं या पूर्व की गत वर्ष या उससे पहले की यूपीपीसीएस की परीक्षाएं पेपर उठा के देखें तो वहां पर भी दिवस आपसे पूछे जा चुके हैं। तो 4 विकल्प यहां पर है, 21 दिसंबर को, 23 अगस्त को, 21 अप्रैल को या 30 मई को। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया जाता है। 4 विकल्प यहां पर है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। सही उत्तर है इस प्रश्न का विकल्प ए, 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया जाता है। विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको नोट कर लेना है, विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया जाता है। अब हम बचे वाले विकल्पों पर चर्चा करेंगे। 23 अगस्त को मनाया जाता है अंतरिक्ष दिवस।
अंतरिक्ष दिवस। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, क्योंकि चंद्रयान के प्रक्षेपण से संबंधित है यह तिथि, और माननीय प्रधानमंत्री की पहल पर अंतरिक्ष दिवस इसे घोषित किया जा चुका है। 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल सर्विसेज डे, लोक सेवा दिवस। लोक सेवा दिवस, सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? तो आपका जवाब होगा 21 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, जो कि आज की श्रृंखला का इस प्रश्न का अंतिम विकल्प है। 30 मई को क्या मनाया जाता है? तो 30 मई को मनाया जाता है भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस। 30 मई को क्या मनाया जाता है? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस। हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 4 दिवस यहां पर आपके तैयार हो गए। 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया जाता है, जैसा कि प्रश्न आपसे पूछा गया था। 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। आज की श्रृंखला का हमारा अंतिम प्रश्न आपके सामने है। भारत ने वर्ष 2024 और 25 में निम्नलिखित में से किस देश से सबसे ज्यादा एफडीआई या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं। सिंगापुर, अमेरिका, मॉरिशस और ब्रिटेन। सिंगापुर, अमेरिका, मॉरिशस और ब्रिटेन। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि एफडीआई होता क्या है। एफडीआई का मीनिंग यहां पर दिया हुआ है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था में बाहर से जो निवेश आता है विदेशों से, उसको हम एफडीआई बोलते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिससे विनिर्माण क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, कुल मिला के भारत की जीडीपी में अच्छी खासी वृद्धि होती है और विदेशी मुद्रा का भंडार भी बढ़ता है। तो आपको बताना यह है कि यहां पर वित्तीय वर्ष दिया हुआ है 2024 और 2025 में किस देश से सबसे ज्यादा एफडीआई भारत में आया है? तो सही जवाब है सिंगापुर। सिंगापुर से वर्ष या वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में सबसे ज्यादा एफडीआई आया हुआ है। उसके पश्चात स्थान अमेरिका का है, मॉरिशस का है और ब्रिटेन का है। आज की श्रृंखला कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद।